इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था, ही स्टार्टेड हिज करियर इन अ स्मॉल मशीनरी शॉप से, ठीक है। He started his career in a small machinery shop. As an apprentice ये यहाँ पे वर्क करते थे, ठीक है। शॉप एज अ अप्रेंटिस, यहाँ पे एज ए अप्रेंटिस वर्क करते थे, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। He was born in 1856 in Philadelphia. He took their early education in French and German school, and now he's started his and he's taken their engineering degree from the New Jersey, and he started his career in a small machinery shop as apprentice, ठीक है। तो ये इनके पर्सनल लाइफ के बारे में हो गया, ठीक है। आफ्टरवर्ड ही बिकम द चीफ इंजीनियर इन मेडवल स्टील कंपनी इन फिलाडेल्फिया। ये जो मेडवल स्टील कंपनी है, यही इनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। जब इन्होंने एज अ चीफ इंजीनियर वहां पे अपॉइंट हुए ये, और अपना वर्क स्टार्ट किया था, ओके। आफ्टर दैट he become a chief engineer in Midwell Steel, के Midwell Steel Company, ठीक है, एट फिलाडेल्फिया। Okay, now he became a chief engineer in Midwell Steel Company at Philadelphia. He also worked as a consultant engineer in Bethlehem Steel Company, ठीक है। He is also working as a consultant in Bethlehem Steel Company. He developed the scientific management theory from observation experiment conducted mostly in Midwell and Bethlehem Steel Company. इन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ये थॉट्स इनके माइंड में जो जनरेट हुआ था ड्यूरिंग वर्किंग इन द चीफ इंजीनियर एज अ चीफ इंजीनियर इन Midwell Steel Company, and after he is working in as a consultant in a Bethlehem Steel Company. मीन्स ये दोनों जगह जो थे, Midwell Steel Company, ठीक है, एंड Bethlehem Steel Company, यही यहाँ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट था, वर्किंग मेथड था, ठीक है। जो भी वहाँ के लोग, जैसे जो भी एम्प्लॉय का वहाँ का वर्क मेथड था, ठीक है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते थे, ठीक है। एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा था, एम्प्लॉयज बिहेवियर टुवर्ड्स देयर वर्क, ठीक है। तो इन सब चीजों को वहां उन्होंने क्या किया, दे आर ऑब्जर्विंग, ठीक है, दे आर ऑब्जर्विंग सम पॉइंट्स, इट कैन बी अ वर्क मेथड, रूल्स रेगुलेशन, एम्प्लॉयज बिहेवियर टुवर्ड्स देयर वर्क, ठीक है। कैसे वहां के लोग किस तरह से काम करते हैं, वहां के ऑब्जर्वेशन के बाद इनके माइंड में एक थॉट्स, एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। वो कॉन्सेप्ट था साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ फेमस बुक्स आई, ठीक है,
क्या थी वो फेमस बुक्स, हम उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। आफ्टर सीइंग दैट, इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसके लिए कुछ इनके कंट्रीब्यूशन हैं, ठीक है, इनके फेमस वर्क्स है, ठीक है। ठीक है, इन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इनका जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन था, इनका कुछ फेमस वर्क्स है, कुछ बुक्स इन्होंने लिखा था, जो कि था सॉप मैनेजमेंट, जो कि 1903 में आया था, एंड सेकंड वाज द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका 1911, ठीक है, 1911 में ये बुक पब्लिश हुई थी, जिसमें इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स के बारे में लिखा था और बताया था कि किस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज होना चाहिए। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग वर्किंग इन अ मेडवल स्टील कंपनी, Medwell Steel Company, he was died in 1950। ठीक है, ड्यूरिंग वर्किंग इन द मेडवल स्टील कंपनी ही वाज डाइड इन 1950। 1915 में इनका डेथ हो गया था while working in a Medwell Steel Company. Taylor observed there neither management nor workers knew their duties and responsibility. जब ये वहां पे बेथलम में और मेडवल स्टील कंपनी में जब ये वहां वर्क कर रहे थे, उस वर्किंग के दौरान इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो भी एम्प्लॉय हैं, जो भी वर्कर्स हैं, वो अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं जानते हैं। ठीक है, दे ऑलरेडी डिसाइडेड टू, खुद से अपना जॉब जो भी था उन्होंने डिसाइड करते थे कि इफ दे आर नॉट एबल टू डू दिस दैट वर्क, तब भी वो क्या करते थे, उस वर्क को खुद करने के लिए रेडी हो जाते थे। ठीक है, एक ही तरह के काम को, एक ही तरह के वर्क को जितने भी एम्प्लॉय थे, लोग अपने तरीके से उस वर्क को करते थे। वहां पे जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट था वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे वर्क करता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब ये अपने वर्किंग के दौरान ऑब्जर्व किए, ठीक है, तो दे यूज टू Taylor observed that neither management nor workers knew their responsibilities, ठीक है, and workers work slowly। जो भी वर्कर्स थे, जो भी एम्प्लॉय थे वहां काम करते थे, वो बहुत धीरे, बहुत स्लोली काम करते थे। ठीक है, they used to different techniques to do the same job, सेम जॉब के लिए वो अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते थे। no effective work standard exists, वहां पे कोई भी ऐसा वर्क स्टैंडर्ड नहीं था, कोई भी ऐसा साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं था कि जिससे जो भी वर्क है, जो भी एम्प्लॉय को असाइन किया गया है, उसका कोई साइंटिफिक कोई स्टैंडर्ड हो। ठीक है, कोई साइंटिफिक मेथड हो कि जिससे जो भी वर्क असाइन हो रहा है वो एम्प्लॉय की एबिलिटी, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको डिसाइड हो रहा हो। ठीक है, वहां पे वर्कर जो थे, एम्प्लॉयज जो थे, खुद से अपना जॉब सेलेक्ट करते थे। इफ दे आर नॉट फिट, दे आर नॉट एबल, दे आर नॉट स्किल्ड फॉर दैट जॉब, फिर भी वो उस जॉब को सेलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, तो ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स थे जो उन्होंने ड्यूरिंग वर्किंग इन अ बेथलेम स्टील कंपनी एंड मेडवल स्टील कंपनी, उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया। ठीक है, दिस अफेक्टेड द आउटपुट। ठीक है, ये चीजें जो थी उनके अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें, ये वर्किंग मेथड, ये वर्किंग वे, कल्चर जो था, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को, उसके गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता था।
ठीक है, कहीं ना कहीं जो कॉस्ट होता था, जो वेस्टेजेस होते थे, ठीक है, ये उनपे इफेक्ट करते थे। ठीक है, जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो ऑलरेडी उस तरह की प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी। ठीक है, क्योंकि वो अपने वर्क में लेजी थे, दे डोंट नो अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज रूल रिगार्डिंग देयर वर्क, ठीक है, देयर जॉब इन्वायरमेंट, एंड दे नॉट एबल टू डू दैट द सेम वर्क दे आर डूइंग। ठीक है, वो क्या करते थे, दे आर डूइंग सेम वर्क इन अ डिफरेंट डिफरेंट वे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड। ठीक है, ठीक है, टेलर्स क्या किए, आफ्टर सीइंग दिस थिंग्स, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां पे जो भी शॉप फ्लोर पे जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट है, जो भी मेथड है, उसको वो साइंटिफिकली डेवलप करेंगे। ठीक है, एक ऐसा साइंटिफिक रूल्स और टेक्निक्स देंगे जो उस वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल होगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट का थॉट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, he devoted more than 2 decades of defining one best way for a job to be done. ठीक है, Taylor therefore decide to correct the situation, by applying scientific method to method to the job. Okay, on the shop floor. Okay, he is devoted more than he was devoted more than 2 decades ठीक है, ही इज डिवोटेड मोर देन 2 decades, 2 decades से ये इतने डिवोटेड थे बस इस चीज को प्रूफ करने के लिए, इस चीज को किस चीज के लिए, फॉर डिफाइनिंग 2 decades for defining one best way for a job done. ठीक है, now we can see that Taylor therefore decided to correct the situation, जो भी situation वहां पे उन्होंने एनालाइज किया था कि इम्प्लाइज क्या है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं जानते हैं, मतलब इस तरह के जो भी चीजें जो हमने अभी प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है, कि वहां की इस तरह के ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल करेक्ट द सिचुएशन बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड, ठीक है, टू द जॉब ऑन द शॉप फ्लोर। ठीक है, वो क्या करेंगे वहां पे, they will apply a scientific method to correct all kind of situation which is wrongly happening in the organization. ठीक है, he was devoted more than 2 decades, ये इतने सालों से बस इस वर्क के लिए, साइंटिफिक मेथड्स को डेवलप करने के लिए ही डिवोटेड थे। ठीक है, किस लिए, वन बेस्ट वे फॉर जॉब डन। ठीक है, एक ऐसा बेस्ट तरीका, बेस्ट वे जिससे कि उनका काम, उनका वर्क अच्छे से हो सके। ठीक है, उन्होंने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था,
इन्होंने जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का मेथड था, ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। इनकी बुक का क्या नाम था? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. It is very famous book and all it is accepted all over the world. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ये बुक इनकी क्या है? दिस इज एक्सेप्टेबल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. ही डिड मेनी एक्सपेरिमेंटेड इंट्रोड्यूस न्यू साइंटिफिक मेथड. इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए बस इस चीज को प्रूव करने के लिए, इस मेथड्स को डेवलप करने के लिए एंड प्रूफ करने के लिए, ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स को. अब साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, एक बार इनकी डेफिनेशन हम देख लेंगे यहाँ पे. साइंटिफिक मेथड मीन्स द यूज ऑफ scientific method to define one best way to define one best way for a job to be done. ठीक है, साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है इट इज डिफाइनिंग द वन बेस्ट वे फॉर अ जॉब टू बी डन. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या क्या, इन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो जो पॉइंट्स दिए थे, अब हम देखेंगे कि इन्होंने क्या प्रिंसिपल दिए थे. ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल इन्होंने दिया था, इसको हम आगे अब देखेंगे. What is the principle of scientific management? The first point is given science, not rule of thumb. ठीक है, हम एक बार पूरे पॉइंट्स को एक बार लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन उस पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, हार्मोनी, not discord. The second point is harmony, not discord. Cooperation, not individualism. ठीक है, cooperation, not individualism. ठीक है, for it maximum not restricted. Okay, maximum not restricted output. Development of each man. 5 principle is
The five principle is development of each man to his greatest efficiency and prosperity. ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम देखेंगे science not rule of thumb. Second is harmony not discord. Third is cooperation and not individualism. Maximum not restricted output. Development of each man to his greatest efficiency and prosperity. ठीक है, ये 5 प्रिंसिपल्स थे जो कि टेलर ने अपने बुक में दिया और साइंटिफिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए इन्होंने ये 5 प्रिंसिपल्स दिए थे. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ओके, इस वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी वर्किंग मेथड्स हैं, ठीक है, जो भी तौर तरीके हैं जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हो, दे शुड बी फॉलोड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड साइंटिफिकली ऑल काइंड ऑफ वर्क शुड बी डन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में यही है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. It is clear that the manager should develop a science for each element of man's work. ठीक है, manager should develop a science for each man of work. ठीक है, and replace the old rules, and also they should be replace the all rules regulations, and they should follow the all scientific methods to doing all kind of work. Decisions should be based on facts and not on the intuitions. ठीक है, पहले क्या होता था कि जो भी डिसीजंस लिए जाते थे वो इंट्यूशनली या इंट्यूशन की बेसिस पे या ऐसे ही जिसने जो भी डिसीजन दे दिया अनएक्सपीरियंस फॉर्म में या विदाउट एनी एक्सपीरियंसेस विदाउट एनी ऑब्जर्वेशंस वो डिसीजन ले लिया जाता था. ठीक है, बट नाउ the first principle which is indicate the science not rule of thumb, it indicates it's clear that the all kind of decisions should be based on facts. ठीक है, it should not be based on any kind of intuitions. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था there should be followed as science not rule of thumb. Now second point is harmony not discord. It is also I think clear हो रहा होगा आपको कि हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का क्या मतलब है. हार्मोनी मतलब सम काइंड ऑफ अफेक्शन. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जब हम वर्क करते हैं तो हमारे वर्क के लिए हम जो भी प्रोजेक्ट है, जिस भी प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि वहाँ एक तरह का ग्रुप फॉर्म हो जाता है. ठीक है, एम्प्लॉय के साथ वर्क करता है. ठीक है, कुछ वर्क को इंडिविजुअली कोई एम्प्लॉय हैंडल करता है, बट किसी वर्क को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी काम को कोई एक ग्रुप, वो ग्रुप 4 से 5 लोगों का भी हो सकता है. ठीक है, या 3 से 4 लोगों का भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि वर्क कैसा है या आपका प्रोजेक्ट कैसा है, इसमें कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. ठीक है, तो जो भी ग्रुप है उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए. ठीक है, मीन्स सब काइंड ऑफ अफेक्शन, सम काइंड ऑफ सेंस ऑफ कोऑपरेशन उनके बीच में होनी चाहिए. ठीक है, there should not be a discord, means there should not be any kind of grievances. ठीक है, any kind of attitude, any kind of problems. ठीक है, उनके बीच में नहीं होने चाहिए. ठीक है, this can be achieved through satisfying the need of group members and eliminating their dissatisfaction and frustration. ये हार्मोनी क्रिएट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये तभी पॉसिबल है जब एक एम्प्लॉय का अपने दूसरे एम्प्लॉय के बीच में कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, ये मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा इन्वॉल्वमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए क्रिएट करता है कि जिसके वजह से एम्प्लॉय का आपस में कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. तो ये कभी कभी होता है, कुछ मैनेजमेंट में हो सकता है कि आप किसी एक पर्सन को ही प्रमोट किए जा रहे हो, एक पर्सन के वर्क को अप्रेज किए जा रहे हो, बट सडनली आप देखते हो कि दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा वो भी हार्ड वर्क करता है. तो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए. अगर आप किसी को अप्रेज करते हो, अगर ग्रुप को अप्रेज करते हो, तो यू कांट टेक ओनली वन नेम. ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी एम्प्लॉय के बीच में फ्रस्ट्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी चीजें आपको लगती है मैनेजमेंट में
वर्किंग इन्वायरमेंट को लेके, मेथड्स को लेके, वर्क प्रेशर को लेके, किसी भी तरीके की अगर फ्रस्ट्रेशन, किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्रिएट हो सके, हार्मोनी, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय का एम्प्लॉय के बीच में एक हार्मोनी बना रहे, ठीक है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, थर्ड पॉइंट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। ये वर्ड ही क्रिएट कर रहा है कि इन द ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ कोऑपरेशन बिटवीन वन एम्प्लॉय टू अनदर, देयर शुड बी अ कोऑपरेशन ऑफ डूइंग वर्क in a group, ठीक है। there should not be individualism, means you are not working for yourself only, you are working for your organization, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करते हो, वर्क कर रहे हो, तो इस सेंस से नहीं वर्क करना चाहिए कि यू आर डूइंग योर वर्क या यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है, कि आपने बस अपना काम किया, आपको सैलरी मिली, आप यू आर सेटिस्फाइड, नहीं, आप किसके लिए काम कर रहे हो, यू आर डिवोटेड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, नाउ यू आर वर्किंग देयर एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, योर इंस्टीट्यूशंस, सो देयर शुड बी अ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। ये चीजें आपके एम्प्लॉयों के बीच में भी हो सकती है कि अगर आपको ग्रुप में कोई काम दिया गया है, यू आर डूइंग एनी, ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट में ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी कनेक्टेड ईच अदर, ठीक है, क्योंकि वो जो काम है वो आपका ग्रुप गोल्स है, ठीक है, जो आपको अचीव करना है। विद द हेल्प ऑफ ईच अदर यू कांट अटेन, यू कांट अकम्प्लिश देयर गोल्स, ठीक है। तो जो भी एम्प्लॉय हैं उनका आपस में कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो आप अगर ग्रुप में काम करते हो तो ऐसा नहीं है वन पर्सन, ए बी सी एंड डी, अगर इस तरह के ग्रुप फॉर्म हुए हैं कि ए पर्सन अपने लिए अलग काम कर रहा है अपने तरीके से, बी अपने तरीके से, सी अपने तरीके से, ऐसे ग्रुप गोल अचीव नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपको एक साथ ज्वाइंटली काम करना होगा, जो भी कम्युनिकेशंस है, जो भी चीजें हैं वो आपस में कम्युनिकेट करनी होंगी, ठीक है, बिकॉज यू आर doing working for the organization, not for individual, for self only, ठीक है। then there should be a cooperation between each and every employee, ठीक है। now 4 point is maximum not restricted outputs, ठीक है। आउटपुट्स वर्ड आ गया तो हमें पूरा पॉइंट क्लियर हो रहा है कि आउटपुट मीन्स आप जो भी वर्क करते हो, ठीक है, जो भी अपना टाइम, अपना जो भी एबिलिटी, स्किल्स जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन को देते हो, ऑर्गेनाइजेशन उसके बदले में आपको क्या पे करता है, सैलरी या बोनस या प्रॉफिट या जो भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, आपको पे करता है। मीन्स आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए उतना पे कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपका वर्क प्रोफाइल, आपका वर्क लोड, आपका वर्क जो है वो ओवरलोडेड होता है, यू आर वर्किंग अंडर सम प्रेशर्स, बट क्या होता है रिगार्डिंग दिस वर्क, आपको बहुत कम अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट में आपको उसका आउटपुट दिया जाता है, यानी आपकी जो भी सैलरी होती है, जो भी आपको पैसे मिलते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे यही कहा गया है कि मैक्सिमम, यानी पर्सन जितना वर्क कर रहा है, ठीक है, जितना लोड है, जितना वर्क प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग उसको पे करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय का काम ज्यादा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटीज ज्यादा हैं और आप उसको मिनिमम पे कर रहे हो, इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का मोरल डाउन होगा, वो काम तो करेगा बट सडन सम प्रेशर में काम करेगा, जिस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी, ठीक है, उसका मोरल डाउन रहेगा। अगर एम्प्लॉय का मोरल एंड प्रोडक्टिविटी डाउन है तो आपका जो काम एक दिन में होना है वो हो सकता है 1 वीक में हो, ठीक है, या जो काम आपको 8 घंटे में कंप्लीट करके देने हैं वो काम आपका हो सकता है 2 से 3 दिन लग जाए, ठीक है। तो देयर शुड बी अ, instead of giving restricted output, workers should be asked to give maximum output. As output increases, the cost per unit will decrease and productivity will be improved, ठीक है। तो ये 4th point था। Now 5th point is development of each man to his greatest efficiency and prosperity. Development of each man to his greatest efficiency and prosperity. It is also cleared with this heading कि
in the organization, the workers should be scientifically selected, properly trained, and developed to their maximum potential. This will not only increase workers' efficiency but also their wages and prosperity. Prosperity to workers will bring prosperity to the employer. यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप एम्प्लॉय को प्रमोट करते हो, ठीक है, उनको मोटिवेट करते हो, उनको कुछ रिम्यूनरेशन देते हो, बोनस देते हो, प्रॉफिट देते हो, तो ये उनके एफिशिएंसी, उनके स्किल्स, उनके वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने चाहिए, ठीक है, फेवरेटिज्म पे नहीं बेस होने चाहिए, ठीक है। जो एम्प्लॉय जिस काम के लिए बेटर है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉय कोई टॉप पोजीशन या हायर अथॉरिटी को सुटेबल है, उसमें आप प्रमोट कर सकते हो, तो आप उस एम्प्लॉय को टाइम दो, उसको चांस दो कि वो उस पर वर्क कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज है कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज को एक टाइम देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसका बेटरमेंट हो सके, उसका भी ग्रोथ हो सके, ठीक है। अगर वो उसकी एबिलिटी, उसके स्किल्स है, ही इज एबल टू वर्क एंड सम हायर पोस्ट, तो आप उसको उस पोस्ट के लिए हायर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि योर एम्प्लॉइज एनीवन, कोई भी हो सकता है, वो योर एम्प्लॉइज बेटर एंड फॉर ओनली फ्यू ट्रेनिंग्स, ठीक है, कुछ ट्रेनिंग्स के बाद वो आपका एम्प्लॉय और ज्यादा एलिजिबल हो सकता है किसी काम के लिए, ही इज एबल, ही इज परफेक्ट, देन आप उसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करवा सकते हो, ठीक है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, इस तरह की चीजें भी आप कर सकते हो, जिससे कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो, किसके बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर एम्प्लॉय आपका प्रॉस्पर है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका एम्प्लॉयर भी प्रॉस्पर कंडीशन में होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी टू वर्कर्स विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द एम्प्लॉयर, ठीक है। नाउ दिस इज अ 5 प्रिंसिपल्स व्हिच इज गिवन बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर फॉर साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। इन्होंने ये 5 तरीके के रूल्स रेगुलेशंस दिए, 5 प्रिंसिपल्स दिए। इन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन में बेटर परफॉर्मेंस के लिए, फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे फॉलो होना चाहिए, वो वर्क साइंटिफिक तरीके से डेवलप होना चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए ये 5 मेथड्स दिए, ठीक है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, maximum not restricted output, development of each man to his greatest efficiency and prosperity. Okay, ये थे आपके 5 प्रिंसिपल्स। अब हम देखेंगे टेक्निक्स क्या क्या। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने अपने 5 प्रिंसिपल्स को देने के बाद कुछ टेक्निक्स दिए। टेक्निक्स क्या होते हैं? टूल्स, ठीक है, क्या टूल्स हैं जिसकी हेल्प से ये 5 प्रिंसिपल या ये जो साइंटिफिक मेथड्स है उसको हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है, फर्स्ट इज
wage incentives, and 7 point is 7 points हम यहाँ लिख दे रहे हैं. ठीक है, mental revolution. 7 point is mental revolution. These all are techniques of scientific management. F.W. टेलर ने कहा कि ये कुछ टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिसके हेल्प से हम ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिफिकली किसी भी वर्क को, किसी भी काम को परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, वो क्या है? साइंटिफिक स्टडी एंड प्लानिंग ऑफ वर्क, साइंटिफिक सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग, फंक्शनल फोरमैनशिप, वेज इंसेंटिव्स, 7 था मेंटल रिवॉल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.